नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, उनके हालिया प्रदर्शन और आगे की क्या दिशा है इस पर। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ घोषणाएं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से एपीएल अपोलो की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हालिया तिमाही नतीजों से। Q1 FY26 में मुनाफा देखिए 23% बढ़ा है, 2.37 बिलियन रुपए, और राजस्व भी 4% ऊपर गया है, 51.70 बिलियन पर। ईबिटा भी, हाँ, वो भी 23% बढ़कर 3.72 बिलियन हुआ है। आंकड़े तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आंकड़े पहली नजर में तो काफी मजबूत हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात है इसमें। बिक्री की जो मात्रा है, वॉल्यूम, वो सालाना तो 10% बढ़ी है, 794,000 टन, पर पिछली तिमाही से अगर देखें तो 7% कम है। ओह अच्छा, तो सालाना बढ़ोतरी है पर तिमाही दर तिमाही गिरावट, इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये हो सकता है, और शायद यही हो रहा है, कि कंपनी अब सिर्फ मतलब टन बेचने पर फोकस नहीं कर रही है। वो शायद अब प्रति टन कितनी कमाई हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, वैल्यू पर फोकस। अच्छा, समझी। तो वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू, ये उनकी वो डीकमोडिटाइजिंग वाली रणनीति है ना? आंकड़े भी शायद यही कह रहे हैं। प्रति टन ईबिडा 4,683 रुपए, ये तो सालाना 12% ज्यादा है। और आपने कहा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उनका हिस्सा भी बढ़कर 61% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा कनेक्शन है। उनकी पूरी रणनीति ही यही है कि जो सामान्य स्टील ट्यूब हैं, जिनमें मार्जिन कम होता है, उनसे हटकर जो खास किस्म के उत्पाद हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, उनकी तरफ जाएं। जैसे आपने हेवी स्ट्रक्चरल की बात की, वो कुल बिक्री का सिर्फ 9% है, लेकिन मुनाफा देखिए, प्रति टन ईबिडा 8,382 है। बाप रे, ये तो सामान्य उत्पादों के 2,741 रुपए से बहुत ज्यादा है। हाँ, वही तो। और रस्ट प्रूफ उत्पाद भी हैं, 24% हिस्सा है उनका, और ईबिडा 5,437 रुपए प्रति टन। तो ये साफ दिखाता है कि प्रोडक्ट मिक्स बदलने से प्रॉफिट पर कितना असर पड़ रहा है। और ये सब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में भी दिख रहा होगा, जैसे आरओसी, आरओई। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो एफिशिएंसी इंडिकेटर्स हैं वो भी सुधरे हैं। आरओसी मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल पर रिटर्न, वो 28.6% है, और आरओई इक्विटी पर रिटर्न 21.9%। दोनों पिछले साल से बेहतर हैं। अच्छा। और एक और मजबूत बात, कंपनी के पास अभी 2.1 बिलियन रुपए की नेट कैश पोजीशन है, मतलब हाथ में नकदी है। ये तो बहुत अच्छा है, खासकर अगर वो विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। और उनकी विस्तार योजना तो काफी बड़ी लग रही है। FY28 तक क्षमता 4.5 मिलियन टन से सीधे 6.8 मिलियन टन, 15 बिलियन का निवेश। हाँ, योजना तो महत्वाकांक्षी है। इसमें दुबई में एक यूनिट भी शामिल है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, और भारत में भी कई जगह नए प्लांट, रायपुर, गोरखपुर, कोलकाता, भुज, मलूर। तो ये सिर्फ क्षमता बढ़ाना है या इसमें भी कोई खास फोकस है? नहीं, ये सिर्फ क्षमता नहीं है, फोकस है स्पेशलिटी ट्यूब्स पर। मतलब वो खास ट्यूब्स जिनका इस्तेमाल स्ट्रक्चरल कामों में, तेल गैस सेक्टर में, पानी की लाइनों में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। ये वो सेगमेंट्स हैं जहां मांग बढ़ रही है, और मार्जिन भी, जैसा हमने देखा, बेहतर है। दुबई वाला कदम क्या दिखाता है? ग्लोबल मार्केट में जगह बनाना। बिल्कुल। ये उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा का संकेत है। अच्छा, अब अगर मांग की बात करें तो ये आ कहां से रही है? स्रोत बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा 64% तो हाउसिंग से है। हाँ, हाउसिंग सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर कमर्शियल बिल्डिंग का 19% और इंफ्रास्ट्रक्चर का 13% है। तो क्या ये मौजूदा मांग ही उनके विस्तार का आधार है या कुछ और भी देख रहे हैं वो? देखिए, ये तो मौजूदा आधार है ही, लेकिन भविष्य की संभावनाएं भी बहुत हैं। भारत में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का बाजार अभी भी कुल स्टील खपत का सिर्फ 6.5% है। अनुमान है कि 2030 तक ये 8.3% तक पहुंच सकता है। अच्छा, मतलब अभी काफी गुंजाइश है बढ़ने की। बहुत गुंजाइश है, और एक और बहुत बड़ा अवसर उभर रहा है, सोलर स्ट्रक्चर्स का। अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ सोलर सेक्टर में ही एपीएल अपोलो के उत्पादों की, मतलब ट्यूब्स की, 8 लाख टन से ज्यादा की मांग हो सकती है। अरे वाह! और शीट्स की भी। हाँ, करीब 3.5 लाख टन शीट्स की भी। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया है। सही है। और आजकल कोई भी बड़ी कंपनी की बात ESG लक्ष्यों के बना तो पूरी नहीं होती। सस्टेनेबिलिटी पे क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी प्रतिबद्धता तो साफ दिखती है। लक्ष्य है कि 2030 तक उत्सर्जन 25% कम करें और 2050 तक नेट जीरो बने। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, और इन लक्ष्यों को SBTI यानी साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव से मान्यता भी मिली है।
उनका DJSI स्कोर मतलब डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स स्कोर 49 है, जो उन्हें दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्री की कंपनियों में 89th परसेंटाइल पर रखता है। 89th परसेंटाइल, ये तो काफी अच्छा है। मतलब वो स्थिरता को गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को, जो हमें स्रोतों से पता चली हैं, उनको एक साथ देखें, तो तस्वीर ये बनती है कि APL अपोलो वित्तीय रूप से मजबूत है। उनका फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर एकदम साफ है, विस्तार की योजनाएं भी बड़ी हैं, बाजार में मौके भी दिख रहे हैं, और वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी गंभीर है। ऐसा ही है? हाँ, वो आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया। सब कुछ सकारात्मक दिख रहा है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि जिस तरह APL अपोलो ये खास हाई मार्जिन वाले उत्पादों पर जोर दे रहा है, क्या ये चीज़ भारतीय स्टील ट्यूब उद्योग में, जो ज़्यादातर कमोडिटी वाला रहा है, कंपटीशन को बदलेगी? मतलब दूसरी कंपनियां कैसे जवाब देंगी? क्या वो भी इसी रास्ते पर चलेंगी? ये आगे देखना दिलचस्प होगा।